उत्तरी इजराइल पर भीषण तबाही की वो तस्वीर जहां एक साथ 7 मिसाइलों से कैसे वार हुआ। 7 अलग अलग जगहों पर मिसाइल आकर गिरी। उत्तरी इजराइल को लगातार टारगेट किया जा रहा है। तेल अवीव में हो रहे हमलों के बीच ये एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां उत्तरी इजराइल में किस तरीके से एक साथ 7 मिसाइलों से हमले को अंजाम दिया गया। ईरानी हमलों से हाइफा दहल गया। एक और बड़ी खबर है, ईरान ने अब मिसाइलों से एक बार फिर से हाइफा पर हमले को अंजाम दिया है और इस हमले के बाद भारी तबाही मची। पिछले हफ्ते भी देखा कि किस तरीके से हाइफा में पोर्ट को टारगेट करते हुए इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया। यहां तक कि फार्मास्यूटिकल कंपनी पर भी हमला हुआ, ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट किया गया। एक बार फिर से हाइफा में हमले को लेकर बड़ा दावा किया जा रहा है, जहां ईरानी हमलों से हाइफा दहल गया है। इजराइल के हाइफा पर ही ईरान के विध्वंसक हमले को लेकर खबर यह है कि हाइफा पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। इस बार बैलिस्टिक मिसाइल से रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया। इस हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर है। तो हाइफा पर ईरान की तरफ से एक बार फिर से हमले हो रहे हैं और अब बैलिस्टिक मिसाइल से हुए हमले के बाद तस्वीरें रिहायशी इलाकों से सामने आ रही हैं। हालांकि हाइफा में जिस तरीके से पोर्ट को टारगेट करते हुए ऑयल रिफाइनरीज पर अब तक हमले हुए हैं, इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स को हिट किया गया है, एक बार फिर से अब खबर है हाइफा पर मिसाइल अटैक की। हालांकि सेंट्रल इजराइल में भी पिछले कई दिनों से बैक टू बैक हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और अब उत्तरी इजराइल में 7 अलग अलग जगहों पर हमलों को लेकर भी खबर सामने आ रही है। और इराक पर ईरान का हमला जारी है, जहां इरबिल के कर्जन इलाके में ड्रोन अटैक हुआ है। सुसाइड ड्रोन से यूएस साइट पर स्ट्राइक की गई। जहां इराक में लगातार यूएस साइट को निशाना ईरान बना रहा है। इरबिल से लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये इरबिल के कर्जन इलाके में ड्रोन अटैक के बाद आई तस्वीर। सुसाइड ड्रोन से यूएस साइट पर स्ट्राइक। वहीं आज की बड़ी खबर है, अमेरिका ने ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी तेज कर दी है और यूएस नेवी ने ग्राउंड ऑपरेशन की प्रैक्टिस की है। डिएगो गार्सिया में यूएस नौसेना की वॉर ड्रिल। अब अमेरिका की 11वीं मरीन की भी ग्राउंड ऑपरेशन प्रैक्टिस को लेकर दावा किया गया। 11th मरीन यूएसएस बॉक्सर पर तैनात। तो ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारियों के बीच ये तस्वीरें जारी की गई हैं और बड़े दावे हो रहे हैं कि किस तरीके से अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर तैयारी पूरी कर चुका है। अब सैन डिएगो में भी अमेरिका की वॉर ड्रिल को लेकर खबर है। AH-1Z हेलीकॉप्टर से वॉर ड्रिल का दावा। हालांकि बड़ी खबर इन तैयारियों के बीच यह है कि ईरान में अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन की संभावना अब तेज हो चुकी है और ग्राउंड ऑपरेशन की डोनाल्ड ट्रंप योजना बना रहे हैं। ग्राउंड ऑपरेशन पर एक्सपर्ट्स भी बड़ा दावा कर रहे हैं। ईरान में ट्रंप को भारी पड़ेगा ग्राउंड ऑपरेशन। हालांकि एक्सपर्ट्स के इन दावों के बीच अमेरिका की पूरी तैयारी को लेकर भी दावे किए गए हैं। जहां ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर की गई वॉर प्रैक्टिस की कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब एक एक डिटेल आपके सामने रखते हैं कि आखिर इन वॉर प्रैक्टिसेस के बीच कैसे बड़े संकेत ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर, क्योंकि ईरान में यूएस के ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर ये एक्सपर्ट्स का दावा है कि ये ग्राउंड ऑपरेशन ट्रंप को भारी पड़ेगा। फिलहाल ट्रंप ने क्या संकेत दिए? 2 से 3 हफ्ते तक युद्ध चलेगा, बड़े पैमाने पर हमले होंगे, हमले तेज और विध्वंसक होंगे, सभी सैन्य लक्ष्यों को हासिल किया जाएगा। यूएस की तैयारी को लेकर दावा यह कि मध्य पूर्व में 50,000 यूएस सैनिक तैनात है और 82वीं एयरबोर्न बटालियन की तैनाती। वहीं 11th माउंटेन डिवीजन भी तैनात और एक्सपर्ट्स का दावा यह कि ईरान में स्पेशल ऑपरेशन आसान नहीं होगा। खतरनाक, जोखिम भरा ग्राउंड ऑपरेशन और यूएस के लिए ईरान में बेहद कठिन चुनौतियां। मनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ है। मनीष, अभी तक हम चैलेंजेस को लेकर बात कर रहे थे, लेकिन इस बात को भी तो रूल आउट नहीं कर सकते कि अमेरिका भी तो इस बात से वाकिफ है कि ये कितना चैलेंजिंग है। बावजूद उसके संकेत वो पूरे स्तर पर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी के साथ दे चुका है। इसीलिए लगता है कई बार कि हो सकता है कि पेंटागन की जो मिलिट्री स्ट्रेटजी है वो अलग हो और पॉलिटिकल डिमांड अलग हो। मतलब व्हाइट हाउस की तरफ से या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की इच्छा है कि वो थोड़ा सा माचो वाली एक्टिविटी दिखाएं, जैसा उन्होंने प्रेसिडेंट मादुरो के साथ किया था, और इसके तहत वो खर्ग आइलैंड में जाएं या फिर
हार्मुज स्ट्रीट को क्लियर करने के लिए अपनी सेना को भेजें। और हो सकता है कि जो मिलिट्री है उनकी इच्छा है कि ऐसा करना बहुत रिस्की होगा, क्योंकि ग्राउंड पर ट्रुप्स को भेजने के बाद उसकी काफ़ी कैजुअलिटी होगी और उसको डील करना मुश्किल हो सकता है। मुझे लगता है कि ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से रक्षा मंत्री ने अमेरिकी सेना के आर्मी चीफ तक को हटा दिया। और ये कम से कम इस स्टेज पर, जब सेना युद्ध लड़ रही हो, जब आप ग्राउंड ऑपरेशन करने जा रहे हो, और उस वक्त अगर आपके आर्मी चीफ जो खुद ही ग्राउंड ऑपरेशन का दावा एक्सपर्ट्स कर रहे हैं कि यहाँ हैं, सिर्फ बंकर बस्टर की तरह मिसाइल अटैक करते हुए या पेनिट्रेट करते हुए आप अंदर नहीं जा सकते। यहाँ पर आपको हेलीकॉप्टर्स की जरूरत होगी, जोखिम भरा रास्ता, पहाड़ी का इलाका जो कि पूरी तरह स्ट्रेट तो है नहीं मनीष। ऐसे में बड़ी तैयारी को लेकर अमेरिका दावे भी कर रहा है। इसी को लेकर सवाल अगला करूं उससे पहले युद्ध के बीच अमेरिकी सेना प्रमुख को हटाने को लेकर भी एक खबर आ चुकी है। रेनी जॉर्ज ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, हेक्सेथ ने रेनी जॉर्ज से पद छोड़ने को कहा। अब इसीलिए ये बड़ा सवाल कि ग्राउंड ऑपरेशन से पहले ट्रंप टीम में ऑल इज नॉट वेल। तो जंग के बीच अमेरिकन आर्मी चीफ की छुट्टी बड़े सवाल जरूर खड़े करती है। जल्द एक इंफॉर्मेशन आपको दिखाते हैं कि आखिर कौन कौन हटाया गया है। तो फिलहाल आर्मी चीफ को हटाने का फैसला हुआ है और रेनी जॉर्ज को हटाया गया है। जो केंट, जो कि डायरेक्टर हैं नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के, उन्हें हटा दिया गया है। क्रिस्टी नोएम, होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी, हटाए जा चुके हैं। और पॉम बॉन्डी, जो कि अटॉर्नी जनरल रही हैं। बड़ी बात यह है कि पीट हेक्सेथ ने 10 से ज्यादा अधिकारियों को हटा दिया है और इसमें एडमिरल्स, एयरफोर्स वाइस चीफ रिटायरमेंट दी गई है और टॉप जनरल्स को भी जबरन हटाने का फैसला हुआ है। और इसी बात का जिक्र हमारे सहयोगी मनीष भी इस वक्त कर रहे थे। हालांकि ट्रंप की आर्मी में सब ठीक नहीं है, क्योंकि वजह यहां पर साफ तौर पर नजर आ रही है। ग्राउंड ऑपरेशन को देखते हुए ये वजह इसलिए क्योंकि यहां आप देखिए किस तरीके से आर्मी ऑफिसर्स से मतभेद को लेकर भी दावा किया जा रहा है। एक और बड़ी बात जहां ग्राउंड ऑपरेशन की आती है तो ईरान में एक्शन के खिलाफ काफी अधिकारी हैं जिन्होंने इसी एक्शन को लेकर विरोध भी जताया है कि यह बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। हालांकि भेदभाव के आरोप के तहत भी दावे किए जा रहे हैं कि अश्वैध अधिकारियों का प्रमोशन रोका गया है। और रणनीति और लीडरशिप की अगर बात करें तो बड़े बदलाव से सेना में निराशा की बात भी कही जा रही है। और कोऑर्डिनेशन, जहां तक बात तालमेल की है तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में ही कई बार मतभेदों को लेकर भी दावा किया जा चुका है। इस बीच खबर है उत्तरी इजराइल पर ईरान के लगातार हो रहे हमलों के बीच वो तस्वीर जहां रिहायशी इलाके पर एक बार फिर मिसाइल अटैक किया गया है। और ईरानी हमले के बाद कई इमारतें कैसे क्षतिग्रस्त हुई, इलाके में काले धुएं का ये गुबार, सड़क पर नजर आ रहे लोग, अफरा तफरी का ये माहौल और एक बार फिर से रिहायशी इलाके पर मिसाइल अटैक। तो इजराइल में लगातार हो रहे अटैक के बीच अब ज्यादातर तस्वीरें सामने आ रही हैं उत्तरी इजराइल से और मिसाइल स्ट्राइक के बाद आग की लपटें उठी। ईरान में ही यूएस इजराइल की एयर स्ट्राइक को लेकर एक और बड़ी खबर है जहां मिसाइल स्ट्राइक के बाद अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आई जहां साफ है कि सब कुछ कैसे तहस नहस किया जा चुका है और लपटें उठी नजर आई। मनीष, ये तस्वीरें तो लगातार सामने आ रही है कि किस तरीके से इजराइल को टारगेट किया जा रहा है और हम आपसे यही कहते हैं कि लगातार वहां की रियलिटी दिखाने के साथ साथ आप ये भी बताएं कि अमेरिका में हो रहे फैसलों को लेकर अब किस तरीके से बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और जिस तरीके से ये टॉप लीडरशिप की यहां पर छुट्टी की गई है उससे भी साफ नजर आ रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मानी गई तो सीधा सफाया। देखिए, वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप कमांडर इन चीफ हैं तो आखिरी फैसला तो उन्हीं का ही होगा, लेकिन ये भी बात सही है कि युद्ध में जो जनरल है उसकी भूमिका सबसे अधिक होती है क्योंकि वो पूरी मिलिट्री स्ट्रैटेजी को तैयार करते हैं, वो अपनी टीम को लीड करते हैं, वो आर्मी को मोटिवेट करते हैं। और ख़ास करके अगर आर्मी चीफ ऐसा हो जिसके पास इन्फेंट्री का अनुभव हो, जिसके पास फील्ड का अनुभव हो, जब जिसने इराक और अफगानिस्तान में सर्विस दी हो और उसके बाद जब ईरान के जंग के टाइम में क्रूशियल स्थिति पर यह फैसला करना हो कि ग्राउंड ऑपरेशन किया
जाए या नहीं, और उस जगह उस समय अगर सेनापति को हटा दिया जाए तो उससे बड़ी मूर्खता और कुछ हो नहीं सकती है। लेकिन अफसोस की बात है कि अमेरिका में ऐसा हुआ है कि अमेरिका के टॉप आर्मी जनरल को हटा दिया गया है। हालांकि कारण नहीं बताया गया, लेकिन ये साफ तौर पर माना जा रहा है कि ग्राउंड ऑपरेशन के समय आर्मी चीफ को हटाने का मतलब है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल और जो मिलिट्री स्ट्रेटजी है उसके तरीके से इंटरनली ऑफिसर्स भी करने लगे हैं। उनकी तमाम नीतियों का ना सिर्फ सड़क पर विरोध हो रहा है, बल्कि खुद पेंटागन में भी अंदर अगर उनके खिलाफ, उनके किसी भी फैसले के खिलाफ आवाज उठाई जाती है तो कैसे दबा दी जाती है वो आवाज? देखिए, दरअसल होता क्या है कि अगर मैं इसको एक तुलना करूं रूस यूक्रेन युद्ध में, जब बाखमुत की जंग हो रही थी, तो उस वक्त यूक्रेन के आर्मी चीफ थे जनरल वालेरी जालूजनी। उन्होंने राष्ट्रपति जेलेंस्की से ये कहा कि अगर हम इस वक्त अपनी सेना को यहाँ पर लगाए रखेंगे तो वैसी स्थिति में हमें बहुत लॉस होगा। लेकिन वहीं दूसरे नंबर के जो जनरल थे उन्होंने कहा नहीं, हमें लगा के रखना चाहिए, क्योंकि जेलेंस्की के लिए पॉलिटिकल नैरेटिव ये सेट कर रहा था। और हुआ वही कि उनको हटा दिया गया, जो दूसरे जनरल को बनाया गया आर्मी चीफ, उन्होंने जो है सो अपनी सेना को लगाए रखा और कई लाख यूक्रेनी सैनिक वहां पर मारे गए थे। बाखमुत की लड़ाई यूक्रेन के लिए बहुत घाटे का सौदा साबित हुई थी। ठीक उसी तरह से जरा कल्पना करिए कि अभी अमेरिका के आर्मी चीफ हो सकता है ये बात कह रहे होंगे कि अभी ग्राउंड ऑपरेशन नहीं करना है, ग्राउंड ऑपरेशन नहीं करना है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप और पीट हेगसेट जो रक्षा मंत्री है वो कह रहे होंगे कि नहीं, करना ही है, आपको हर हालत में करना है, और अगर आप नहीं कर सकते हो तो आपको हम हटा रहे हैं। तो अब देखिए कि एक जो एक्सपीरियंस जनरल है, वो एक्सपीरियंस जनरल अपनी एक्सपीरियंस के आधार पर, अपनी एलिजिबिलिटी के आधार पर एक राय दे रहा है। लेकिन एक नेता जो है, एक पॉलिटिशियन जो है, वो चाहता है कि यहाँ पर हमारी इमेज के लिए, हमारी नैरेटिव के लिए सेना को उस जंग में भेज दिया जाए जहां काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो मुझे लगता है ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से पेंटागन में आप देख रहे हैं कि इतनी बड़े पैमाने पर इस तरह के एक्शन लिए गए। लेकिन हाँ, इसकी कीमत ग्राउंड पर ट्रूप्स चुकाती है। पहली बात तो है कि उसका मोटिवेशन खत्म हो चुका होता है। सोचिए एक सेना का क्या हाल होगा जब उसे देखेगा कि सेनापति ही गायब हो चुका है। तो वैसी स्थिति में वो सेना जब ग्राउंड पर जाएगी, वो भी एकदम अनजान से टेरेन में जाएगी जहां बहुत तरह की दिक्कतें होंगी। आपने बिल्कुल सही मेंशन किया कि आप हेलीकॉप्टर से जाते हैं, हेलीकॉप्टर बहुत लो फ्लाई कर रहा होता है, तो फिर ईरानियन ड्रोन उसको आराम से निशाना बना सकते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर आप देखिए तो ये अमेरिका के लिए बहुत अच्छा सौदा नहीं है। इस बीच में आप देख रहे हैं कि मेरे ठीक पीछे में कई सारी एम्बुलेंस के यहाँ पर जाने की आवाज़। तो मैं आपको बता दूं कि चूंकि इस वक्त हम इजराइल के रमतगन में मौजूद हैं और लगातार ईरान की तरफ से टारगेट किए जा रहे हैं, और उसकी वजह से अभी इन्हें सूचना मिली है कि कहीं पर जो है सो कैजुअलिटी खबर भी है। मनीष, जल्द आपके पास आती हूँ और बता भी देती हूँ कि कैसे इजराइल के कई हिस्सों में भीषण बमबारी को लेकर दावे किए गए। मिसाइल हमले लगातार हो रहे हैं और मिसाइल हमलों के बाद मची तबाही की भी तस्वीरें सामने आ रही है। रिहायशी इलाके चपेट में है। मनीष जहां पर खड़े हैं वहां पर भी आपने देखा किस तरीके से एम्बुलेंसेस की ज्यादा मूवमेंट नजर आ रही है, क्योंकि कहीं पर भी अलर्ट सायरन्स बजने लग जाते हैं और उसके बाद मिसाइलों से हुए वार के बाद इलाके में लगी आग की तस्वीरें सामने आती हैं। हकीकत यह है कि लगातार ईरान इजराइल को टारगेट कर रहा है। तेल अवीव पर भी हमले हो रहे हैं, उत्तरी इजराइल से भी लगातार हमलों को लेकर खबरें आ रही हैं। और इस बीच अब इरबिल में इजराइल अमेरिका के हमले को लेकर एक खबर है, जहां पीजेएके और कोमाला के मुख्यालयों पर अटैक का दावा किया गया और इन हमलों के बाद भी धुएं का गुबार। अब ईरान के कराज में हवाई हमला, ये आज की एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां बमबारी से कराज में पुल टूट चुका है। आपको बता दें, तेहरान से जोड़ने वाला ये पुल ध्वस्त किया गया है। ऐतिहासिक पुल है और अगर ईरान के इतिहास के साथ साथ उसकी इंजीनियरिंग की गौरव की बात करें तो ये महत्वपूर्ण पुल है। और अब इसी पुल को ध्वस्त करते हुए एक इंपॉर्टेंट रूट को न सिर्फ अलग कर दिया गया है, तेहरान से जुड़ने वाला ये पुल ध्वस्त हुआ है, बल्कि कराज के इस ब्रिज की लगातार आ रही तस्वीरों के साथ साथ ये एक और तस्वीर देखिए, अमेरिका और इजराइल ने कैसे ब्रिज पर बमबारी की, धमाका हुआ, जोरदार धमाका हुआ और ब्रिज को कैसे जबरदस्त नुकसान हुआ। पहाड़ी इलाका और इसी पहाड़ी इलाके में बना ये ब्रिज। कराज में ही हमले की एक और तस्वीर दिखाते हैं, जहां B1 पुल को ध्वस्त करने को लेकर यूएस इजराइल की तरफ से दावा किया गया और हमलों के बाद धुएं का ये गुबार था। अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें सामने आई। तेहरान को जोड़ने वाला ये इलाका B1 पुल किस तरीके से पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है। वहीं ईरान में यूएस की ऑपरेशन यूरेनियम को लेकर भी खबर है। यूरेनियम को जब्त करना मुश्किल और यूरेनियम जब्त करने में अब हफ्तों लगेंगे। ईरान के पास 450 किलो यूरेनियम मौजूद है। इस्फहान, नतांज और फोर्डो में एटमी साइट को लेकर भी बड़े अमेरिका दावे कर चुका है।
जहां लगातार इन एटमी साइट्स को टारगेट करते हुए हमलों को अंजाम भी दिया गया। मेरे सहयोगी मनीष हमारे साथ है। मनीष, अगली इंफॉर्मेशन के बाद सवाल आपसे करूंगी, क्योंकि कल ही हमने लाउड एंड क्लियर में ये दिखाया था किस तरीके से इस पूरे यूरेनियम एनरिचमेंट को जब्त करने की योजना को लेकर प्लान बनाया जा चुका है और ग्राउंड फोर्स उतरेगी, इन यूरेनियम साइट्स तक वो पहुंचेगी। लेकिन अब आज की बड़ी खबर है कि ईरान के पास यूरेनियम भंडार, यूएस नाकाम, क्योंकि यूरेनियम जब्त करने में कई हफ्ते लगेंगे, हाई रिस्क ग्राउंड ऑपरेशन की जरूरत होगी और 450 किलो यूरेनियम जब्त करना होगा। हालांकि रेडियो एक्टिव और केमिकल खतरे को लेकर भी इसमें आगाह किया गया। अंडरग्राउंड एटमी साइट में यूरेनियम, ईरान की यूरेनियम साइट इस्फहान, नतांज और फोर्दो है। हालांकि ऑपरेशन खतरनाक, क्योंकि अस्थायी रनवे बनाना पड़ेगा, कार्गो विमानों की जरूरत होगी, भारी उपकरण मटेरियल भी जब्त होंगे और खुदाई मशीनें साथ ही एयरलिफ्ट होंगी। गोलीबारी के बीच ऑपरेशन होगा और हजारों सैनिकों को भेजना भी होगा। अब यही ग्राउंड रियलिटी, मनीष, जिसका एक्सपर्ट भी जिक्र करते हैं कि ये एक ऐसी टेरेन है जहां पर आपको लो फ्लाई करते हुए और ग्राउंड पर रहते हुए ही ऑपरेशंस करने होंगे। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो लड़ाई चल रही थी उसमें इजराइल और अमेरिका के फाइटर जेट जाते थे और वो आसमान से लगातार बॉम्बिंग कर रहे थे। चूँकि ईरान के पास वैसे फाइटर जेट नहीं है या एयर डिफेंस नहीं है, तो 100% एयर सुपेरिटी अभी तक इजराइल और अमेरिका को थी। लेकिन जब आप ग्राउंड ऑपरेशन के लिए जाते हैं, जिसमें आप हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं या फिर आप ग्राउंड पर अपनी सेना को भेजते हैं, तो ईरान एक बड़ा मुल्क है और उसके जो न्यूक्लियर सेंटर हैं उसके आसपास ईरान ने अपनी सेना को, अपने ग्राउंड ट्रूप्स को लगा रखे हैं। तो वैसी स्थिति में उनका आमने सामने का मुकाबला होगा। वहाँ पर हेलीकॉप्टर को मार गिराए जाने की आशंका बनी रहेगी। अमेरिकी ग्राउंड ट्रूप्स को हर पल हर तरह की चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और उसमें कैजुअलिटी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी होती है। रूस यूक्रेन युद्ध आपको एक दिख रहा है कि रूस की सेना में भी काफ़ी संख्या में लोग मारे गए, क्योंकि वहाँ सीधे 1-to-1 कॉन्टैक्ट होता है। तो दुनिया की किसी भी सेना का किसी के साथ भी अगर कॉन्टैक्ट हो तो वैसी स्थिति में कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये बात अमेरिका भी जानता है। जब वो इराक के ऑपरेशन में था या अफगानिस्तान के ऑपरेशन में था, जब वहाँ तालिबान से उनको लड़ना पड़ता था, तालिबान और इराक की तुलना में ईरानियन फोर्स ज़्यादा प्रोफेशनल फोर्स है। तो वैसी स्थिति में यहाँ पर कैजुअलिटी 2 गुना 3 गुना ज़्यादा होगी। अभी तक लोग कहानियों में सुनाते हैं कि वियतनाम में अमेरिकी सैनिकों के साथ क्या हुआ। मुझे लगता है कि ईरान एक नया इतिहास रच सकता है ग्राउंड ऑपरेशन के मामले में, और फिर शायद उसके बाद अमेरिकी सेना शायद ही कभी दुनिया के किसी कोने में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए सोचेगी। और ईरान की वो ड्रोन पावर, मुश्किल टेरेन के जरिए वो आसानी से निगरानी कर सकता है और लो फ्लाइंग अगर हेलीकॉप्टर्स हैं या ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है तो जाहिर सी बात है ड्रोन्स के जरिए अटैक करना तो बहुत ही आसान होगा। लेकिन इस बीच लगातार हो रहे भीषण हमलों से तस्वीरें अब लेबनान से भी सामने आई हैं, जहां आईडीएफ भी पिछले कई हफ्तों से लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट कर रहा है। अब ये एक और तस्वीर है हिजबुल्लाह के ठिकानों पर डायरेक्ट अटैक की, वो तस्वीर जिसमें कई लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया गया और दावा यह कि एक बार फिर हिजबुल्लाह के ठिकाने को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। अब तेहरान, इजरायल की एयर स्ट्राइक, आईआरजीसी के बेस पर हमला, आईआरजीसी के वेपन डिपो को टारगेट किया गया। दक्षिण लेबनान में इजरायल का बड़ा हमला, हिजबुल्लाह के ठिकाने पर हमले को अंजाम दिया गया। इस हमले में हिजबुल्लाह के 15 लड़ाकों की मौत का दावा किया गया। तो लगातार हिजबुल्लाह के गढ़ में कैसे हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। आईडीएफ की तरफ से चलाए जा रहे स्पेशल ऑपरेशन, जहां एक एक हिजबुल्लाह के ठिकाने की मैपिंग की जा चुकी है और इमारतों को कैसे पिनपॉइंट अटैक करते हुए उड़ा दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। आईडीएफ की तरफ से ये तस्वीरें जारी कर बड़े दावे किए गए कि हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों को एक बार फिर मार गिराया गया। अब आज की एक बड़ी खबर है F-35 को लेकर। आईआरजीसी ने बड़ा दावा किया है। अमेरिकी लड़ाकू विमान F-35 को मार गिराने का यह दावा है। मध्य ईरान में F-35 मार गिराया गया और ईरानी डिफेंस सिस्टम ने F-35 को मार गिराया। यूएस एयर पावर को झटका। हालांकि ईरान में F-35 ढेर, ये जो दावा आईआरजीसी की तरफ से किया गया है, मनीष, इसी को लेकर सवाल आपसे करूंगी, क्योंकि अब यूएस लड़ाकू विमान F-35 को मार गिराने का दावा किया गया है। एरोस्पेस फोर्स ने ढेर किया F-35 और मध्य ईरान में टारगेट किया गया। विमान क्रैश होने के बाद भीषण धमाका हुआ, हमले में पायलट के मारे जाने का भी दावा किया जा रहा है। अब इसकी नेवी क्षमता हो या एयर सुप्रीमेसी, जितने मर्जी दावे किए जा चुके हो मनीष, लेकिन ईरान भी इन हमलों से ये साफ कर चुका है कि वो F-35 तक को ढेर कर चुका है। चाहे हम
समुद्र में हो रही तैयारी के बीच की जा चुकी मैपिंग और किस तरीके से अब्राहम लिंकन को टारगेट किया गया, और अब यहां भी देखें F-35 तक को ढेर करने का दावा कर रहा है, यानी यूएस की एयर पावर भी उसकी पूरी तरीके से रेंज में। बिल्कुल, देखिए यही तो जंग है कि इसमें सभी पक्षों को नुकसान उठाना पड़ता है। और फिर आप देखिए कि जिस तरीके से IRGC ने अमेरिका के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर, मतलब मैं कहूँ तो दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को 1000 किलोमीटर पीछे धकेल दिया, उसको उतना नुकसान पहुंचा और सीधे पिछले 1 महीने से युद्ध में कोई एयरक्राफ्ट कैरियर काम नहीं कर रहा था। वही उसी ने बताया कि IRGC प्रोफेशनली कितनी इक्विप्ड है। और ऐसी स्थिति में IRGC की तरफ से जो ये दावा किया गया है कि F-35 को हमने मार गिराया, हालांकि अभी सेंट्रल कमांड की तरफ से या पेंटागन की तरफ से आधिकारिक सूचना आना बाकी है कि क्या वाकई में F-35 मार गिराया गया। लेकिन अगर ऐसा है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सोचिए, अमेरिका बहुत गर्व से कहता था कि इस वक्त दुनिया की सबसे शक्तिशाली फोर्स, सबसे शक्तिशाली और बेहतरीन फाइटर जेट F-35 है। बल्कि प्रेसिडेंट ट्रंप तो दबाव भारत पर डाल रहे थे कि आप F-35 खरीदो, F-35 खरीदो। और IRGC ने जो आज दावा किया है उसके बाद तो दुनिया का हर मुल्क सोचेगा कि F-35 को रखना भी है या नहीं है। लेकिन हाँ, इसके बाद भी देखिए, जंग में फाइटर जेट के गिराया जाना कोई नई बात नहीं है। ये होता है। और जब आप लड़ने जाते हैं, कई बार ओवर कॉन्फिडेंस भी रहता है कि ईरानियन के पास एयर डिफेंस नहीं है या फिर उनके पास फाइटर जेट नहीं है। लेकिन यही ओवर कॉन्फिडेंस में कई बार गच्चा दे जाती है चीज़ें, और उसका हो सकता है कि परिणाम हो कि जिस तरह कहा जा रहा है कि सेंट्रल ईरान में ये हुआ है और F-35 यहाँ पर नष्ट हो गया है और उसके पायलट भी मारे गए। लेकिन खास करके इस खबर को लेकर मैं अभी आधिकारिक इंफॉर्मेशन का इंतजार करूंगा कि पेंटागन या सेंट्रल कमांड भी क्या इसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। इससे पहले जब कुवैत में 3 F-15 गिराए गए थे तो उस वक्त उन्होंने आधिकारिक तौर पर इसे एक्सेप्ट भी किया था। राइट। मनीष, सेफ रहें, शुक्रिया फिलहाल हमें ज्वाइन करने के लिए, इन तमाम खबरों पर एक डिटेल जानकारी शेयर करने के लिए। लेकिन इस बीच खबर, ईरान अब अमेरिकी कंपनीज पर हमला करेगा। एक और बड़ी खबर है जहां आपको बता दें, खत्म अल अनबिया की तरफ से कहा गया कि हम कुछ भी छिपाते नहीं हैं, अमेरिकी IT कंपनीज पर हमले होकर रहेंगे। अमेरिकी न्यूज पोर्टल दी इंटरसेप्ट ने बड़ा दावा किया है, घायलों और मारे गए सैनिकों की संख्या अमेरिका छिपा रहा है, गलत आंकड़े जारी पेंटागन कर रहा है। तो ईरान में US सैनिकों की मौत, क्या सच्चाई छिपाई जा रही है? सच्चाई छिपा रहा है पेंटागन। खबर यह है कि मिडिल ईस्ट जंग की सच्चाई US सेना छिपा रही है और घायलों और मारे गए सैनिकों की संख्या को छिपाया जा रहा है। जंग से जुड़े गलत आंकड़े पेंटागन जारी कर रहा है और ईरान से जंग में सैकड़ों सैनिक मारे गए हैं या घायल हुए हैं, यही इस रिपोर्ट में दावा किया गया। हालांकि 2023 से अब तक 750 सैनिक मारे गए हैं या घायल हुए हैं, यही इस रिपोर्ट में दावा किया गया है। तो बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान में पेट्रोल 458 और डीजल 520 रुपए लीटर हो चुका है और पेट्रोल के दाम में 138 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी, जबकि डीजल भी 184 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है। ईरान अमेरिका के बीच जंग से दुनिया के कई देशों पर संकट मंडरा रहा है और सबसे ज्यादा कोहराम पाकिस्तान में मचा है। पाकिस्तान में लॉकडाउन जैसी स्थिति है। पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस बंद है, सांसदों की सैलरी कम। पाकिस्तान में तेल की कीमतों में आंख लगी हुई है और एकदम इमरजेंसी जैसे हालात हैं, जिसे फ्यूल इमरजेंसी कहा जा सकता है। पेट्रोल पंप्स पर लंबी लंबी कतार है। शहबाज सरकार ने जो फैसले लिए हैं वो पाकिस्तान की घबराहट दिखाने के लिए काफी है। तो पाकिस्तान के अलग अलग शहरों का अब हाल आपको दिखाते हैं। एक तरफ पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी, दूसरी तरफ पेट्रोल पंप के बाहर लंबी लंबी कतार। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, बहावलपुर, हर जगह एक जैसे हालात। देश की आवाम तेल के लिए भी तरस रही है। तो बड़ी खबर यह है कि युद्ध की आग जल रहा है पाकिस्तान, क्योंकि खबर पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी को लेकर, और ये भारी बढ़ोतरी है। 458 रुपए प्रति लीटर पहुंच चुकी है कीमत, पेट्रोल की कीमत। जबकि डीजल की बात करें तो 184 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और डीजल की कीमत हो गई है 520 रुपए प्रति लीटर। सरकारी ऑफिस में हफ्ते में 4 दिन काम होता है और जरूरी सेवाओं के अलावा 50% वर्क फ्रॉम होम। कैबिनेट मंत्रियों की भी सैलरी को रोका गया है। सांसदों की सैलरी भी 25% कम कर दी गई है। मंत्री और ऑफिसर्स के विदेश दौरे पर भी रोक लगा दी गई है। तो ईरान अमेरिका जंग का असर, जहां दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ चुकी हैं और कई देशों में 50% तक दाम बढ़ गए हैं। फिलहाल पाकिस्तान का हाल आपने देखा, लेकिन युद्ध का असर, जहां तेल की कीमतों में जबरदस्त विस्फोट हुआ है और दुनिया भर में
कहां कितना इजाफा हुआ है, यही जल्द एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं। आपको बता दें कि पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी फिलीपींस में भी हुई है और यहां 55% की बढ़ोतरी हुई है। जो कि बात नाइजीरिया की करें कि तो पेट्रोल के दामों में यहां 49 से 67% का इजाफा हुआ है। कंबोडिया में 45 से 50% पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं। इसी फहरिस्त में अगर बात आगे अमेरिका की करें तो 25 से 33% तक तेल महंगा हो चुका है। ब्रिटेन में 15 से 20% तक महंगे हो चुके हैं तेल के दाम, जबकि जर्मनी में 13 से 17% इजाफा। वेनेजुएला जहां पर कम असर, लेकिन 0.5% तक तेल के दाम बढ़े हैं। हालांकि स्थिर है ये अभी भी। और जबकि ईरान की भी बात करें तो देखिए किस तरीके से तेल के दाम स्थिर हैं 0.5% आंकड़ों के लिहाज से। और भारत की भी बात करें तो देखिए लगभग थोड़ा बदलाव जरूर हुआ है और ये 5% तक दामों में बढ़ोतरी को लेकर बात। वहीं रूस की बात करें तो लगभग कीमतें कम हुई हैं, -4%।